हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और देखिए, मुझे कुछ दिनों से काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो एक कमेंट आया जिसमें एक कोई स्टूडेंट है, उसने मुझसे ये पूछा था कि सर आईआईटी और एमबीबीएस में कौन सा बेस्ट है। तो देखिए, इसका आंसर देना ना काफ़ी टफ है, बट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई किसके क्या एडवांटेज हैं और किसके क्या डिसएडवांटेज हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, हमारे चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट प्ले लिस्ट हैं, तो उन प्ले लिस्ट को आप जाके प्लीज़, उनमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनको पूरा देखिए, क्योंकि बच्चे अक्सर उनको देखते नहीं हैं वीडियोज़ को और मुझसे पूछते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, जबकि मैं ऑलरेडी उन वीडियोज़ में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इसके अलावा हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है, नीट यूजी गुरु के नाम से। आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यूज़। तो देखिए, ये वो कमेंट है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आया था। इसमें ये कोई स्टूडेंट है, इन्होंने मुझसे पूछा था कि एक्चुअली इन्होंने बोला था कि सर ये जो स्टूडेंट हैं ये कोरा वगैरह पे काफ़ी सर्च करते हैं कि भाई एमबीबीएस अच्छा है या एमडी या फिर आईआईटी अच्छा है। तो इनका बोलना है कि जो क्योरा पे जो लोग जो रिप्लाई करते हैं, जिनमें काफ़ी सारे एमडी डॉक्टर्स भी हैं, वो लोग ये लिखते हैं कि आजकल डॉक्टर बनना उतना उतना वर्थी नहीं है इंडिया के अंदर, क्योंकि उन लोगों के अनुसार पैसा कम मिलता है। और उसके बाद क्या है कि जो कोर्स है वो ज़्यादा हार्ड है। प्लस उसके बाद जो डॉक्टर है उसको सेट अपनी पढ़ाई करने में लगभग 35 साल लग जाते हैं और सेटल करने में लगभग 40 साल लग जाते हैं। उसके अलावा ये लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स की कोई पर्सनल लाइफ भी नहीं होती, क्योंकि उनके लॉन्ग ड्यूटी आवर्स होते हैं। तो ये जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने मुझसे पूछा है कि सर ये जो लोग जो बोल रहे हैं इन वेबसाइट पे, क्या ये सच है या झूठ है। क्योंकि ये जो स्टूडेंट हैं ये 12वीं क्लास में हैं और ये प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए। तो अब ये कंफ्यूज हैं कि ये नीट के लिए प्रिपेयर करें या फिर ये अपनी नीट की प्रिपरेशन को छोड़ के आईआईटी की प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो ये वो पूरा कंप्लीट कमेंट है जो उन्होंने लिखा है, तो आप लोग प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए। तो अब हम इसी कमेंट में पूछे गए एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक बात तो मैं आपको श्योर कर देता हूं कि चाहे एमबीबीएस हो चाहे आईआईटी हो, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। सबसे पहली चीज, अगर आपको एक गट फीलिंग आती है कि भाई मुझे मेडिकल में जाना है, तो आप मेडिकल को चूज करो। और अगर आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है जब आप पढ़ रहे हो 10th में, 11th 12th में, कि भाई मुझे एमबीबीएस में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मैथ में, फिजिक्स में, मशीन्स में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में, तो आप आईआईटी में जा सकते हैं। तो इंटरेस्ट तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट अक्सर पता है हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम इंटरेस्ट पे ना ध्यान देके पैसे पे देखते हैं कि भाई किस चीज़ के अंदर पैसा ज़्यादा है। अब होता क्या है, पैसे में भी ना हम लोग क्या देखने लग जाते हैं, हम लोग ना हमेशा उन लोगों को देखते हैं जो टॉप पे होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बोलता है कि अगर जब हम एमबीबीएस की बात करें तो हम देखने लग जाएंगे मेडिकल में नरेश त्रेहान को। जो नरेश त्रेहान है, जो कि बहुत बड़े कार्डियोथोरेसिक सर्जन है। भाई अब हर कोई नरेश त्रेहान नहीं बन सकता है। नरेश त्रेहान कमाते होंगे 1-1 2-2 करोड़ रुपए पर मंथ, उनका तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है। तो ऐसे हम हमेशा क्या देखते हैं कि जो टॉप पे जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्हीं से कंपेयर करने लगते हैं कि भाई कौन कितना कमा रहा है। तो लोग सोचते हैं कभी कभी कि भाई अगर हम भी डॉक्टर बन जाएंगे तो हम भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो ऐसे में लोगों की एक्सपेक्टेशंस ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और दूसरी तरफ जो लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, वो लोग क्या देखते हैं कि जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं उनको देखने लगते हैं जो कि उतना पैसा नहीं कमा पाते। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई डॉक्टर्स, एक होता है टॉप वाला डॉक्टर जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, एक होते हैं बॉटम वाले डॉक्टर जो उतना पैसा नहीं कमा रहे। तो लोग बोलते हैं कि भाई बॉटम वाले डॉक्टर्स ज़्यादा हैं तो ये लोग कम पैसा कमा रहे हैं, तो डॉक्टर बनने में कोई फ़ायदा नहीं है, इनको काम भी ज़्यादा है, पैसा भी कम है। तो एक तो लोगों की प्रॉब्लम ये होती है। दूसरा, ऐसे ही वो लोग देखते हैं जब इंजीनियरिंग की बात आती है तो वो लोग देखते हैं कि आईआईटी है। तो अब देखो, आईआईटी तो बहुत सारे लोग निकालते हैं, पर हर आईआईटीएन को हमेशा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी। मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड हैं, आईआईटीएन भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग बस ये देखते हो कि उनकी सैलरी क्या है, बट उनको भी हार्ड वर्क करना पड़ता है। हमेशा हर आईआईटीएन नहीं है कि जिसको पर मंथ 10-15 लाख रुपए मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी सारे इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जिन्हें एवरेज सैलरी मिलती है। तो ये चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हैं, इनको आप इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते। आपको सारी चीज़ों को एक साथ मिला के देखना होगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, चाहे आपको एमबीबीएस करें, एमडी करें, एमएस करें या आईआईटी करें, ऐसा कभी नहीं होगा कि बिना हार्ड वर्क के आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे एमबीबीएस हो, जो लोग भी, आप कभी भी ऐसे लोगों से मिलेगा जो उस फील्ड में अच्छा करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा सैलरी पाते हैं, उन सब ने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है। मैं तो सभी को जानता हूँ, मैं आईआईटीएंस को भी जानता हूँ, मैं इंजीनियर्स को भी जानता हूँ, डॉक्टर्स को भी जानता हूँ। जो मेहनत नहीं करेगा उसे उतना सक्सेस नहीं मिलता, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हाँ, एक बात होता है, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो भाई वो बहुत ब्रेनी होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी बात अलग होती है, बट ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। तो हम बात करेंगे जो ज़्यादातर जो कॉमन आईक्यू वाले लोग होते हैं। और देखो, एक बात और है
एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक ह्यूमन नेचर होता है ना, जो जिस इंसान का काम होता है ना वो उसको कभी पसंद नहीं होता। जैसे आप ज़्यादातर डॉक्टर से मिलोगे ना तो वो क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे कि भाई डॉक्टर अच्छा नहीं है, एमबीबीएस अच्छा नहीं है, बड़ी मेहनत है, कम पैसा है। और ऐसे ही ना जब मैं अपने इंजीनियर फ्रेंड्स के साथ मिलता हूँ ना तो वो लोग बोलते हैं यार हमारी जॉब बड़ी ख़राब है, इतना खपाता है, 10-10 घंटे की ड्यूटी लगाता है, तेरा सही है, तू अपना हॉस्पिटल जाके पेशेंट देख के 4-5 घंटे में लौटाता है, अच्छा पैसा कमाता है, इज्जत मिलती है सोसाइटी में। तो हर एक का ना कोई भी ऐसे काफ़ी कम लोग मिलेंगे जो कि अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, जिनको अपनी जॉब अच्छी लगती है। हमेशा इंसान को दूसरे की ही चीज़ अच्छी लगती है, ये एक ह्यूमन नेचर है। और जो इंसान जो नहीं कर पाया ना, उसको ना वही चीज़ मतलब क्या है कि अच्छी लगने लग जाती है। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, मेरा तो बहुत बड़ा सर्कल है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स डॉक्टर हैं, वो तो होंगे क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड आईआईटी इंजीनियर्स भी हैं जो कि इंडिया में भी हैं, अब्रॉड में हैं, यूएस में, यूके में, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स आईएएस ऑफिसर्स भी हैं जो को इवन जिन्होंने इंजीनियरिंग आईआईटी या मेडिकल करने के बाद उन लोगों ने आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर किया, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है। मेरे काफ़ी फ्रेंड लॉयर्स हैं और भी मेरे फ्रेंड ऑलमोस्ट हर फील्ड में हैं। और मैं आपको एक बात श्योर कर रहा हूँ, मैं इतने लोगों से मिलता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, हम लोग का गेट टुगेदर होता है अपने काम से, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, लॉयर हो, वट कुछ भी हो। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि 100% सेटिस्फाइड हैं और हैप्पी हैं। हमेशा हर किसी की जॉब में या लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज होते ही हैं और हर किसी इंसान को प्रॉब्लम होता है। हम लोग जिसको देखते हैं ना दूर से, हमें लगता है कि वो इंसान सक्सेसफुल है, बहुत खुश है, पर अंदर से ऐसा नहीं होता है, हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो और एक सबसे बड़ी दिक्कत तो और क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो इसीलिए ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि ना उनकी खुद से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कोई डॉक्टर बना, अब भाई किसी ने एमबीबीएस किया, ओके, एमबीबीएस करने के बाद उसने एमडी किया, उसके बाद उसने डीएम भी कर लिया। अब उनने सोचा कि भी हमने 10 साल पढ़ाई की, 10-11 साल, अब वो सोच रहा है कि हम कमाएंगे पर मंथ 15 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। पर भाई इतना पैसा तो इतनी जल्दी आता नहीं है, हर डॉक्टर तो इतना कमा नहीं पाता। तो वो लोग ना फ्रस्ट्रेटेड होने लग जाते हैं कि भी हमने एक तो 12-13 साल पढ़ाई भी की, उसके बाद उतना पैसा भी नहीं मिल रहा, जबकि वो आराम से 4 से 5 लाख रुपए कमाते रहते हैं। अब उनके लिए हो सकता है 4 से 5 लाख रुपए कम हो, बट आप उनको उनकी जगह खुद को रख के देखें, एक गांव के लड़के को रख के देखें जिसने कभी इतने पैसे नहीं सोचे, तो उसके लिए तो 4-5 लाख बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो ये वेरी करता है। जो लोग खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लग जाते हैं ना कि हम करोड़ों कमा लेंगे, अरबों कमा लेंगे डॉक्टर बन के, वो तो ना फ्रस्ट्रेटेड रहते ही हैं, उनसे कभी बात नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर बनना नहीं चाहते थे पर उनके पेरेंट्स ने उनको फोर्स किया या उनका सिलेक्शन हो गया तो वो डॉक्टर बन गए, बट वो बनना नहीं चाहते थे, तो वो लोग भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों से अगर आप बात करोगे ना तो आपको हमेशा निगेटिव रिव्यू ही सुनने को मिलेगा। तो देखिए हम लोग अब यहाँ पे इन सब चीज़ों पे नहीं जाएंगे कि इमोशनली क्या होता है, हम लोग बस फैक्ट पे बात करेंगे कि भाई असली में फैक्ट क्या है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आईआईटी और मेडिकल में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। देखिए आईआईटी में और इंजीनियरिंग में 4 साल की पढ़ाई होती है, और जो एमबीबीएस है, एमबीबीएस में तो 4.5 ईयर्स की तो पढ़ाई होती है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आईआईटी, अगर ये ड्यूरेशन ऑफ स्टडी को देखा जाए तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो कि आईआईटी और एमबीबीएस है, ये अंडर ग्रेजुएशन होती हैं, तो इसमें जो है कि ड्यूरेशन में उतना अंतर नहीं है, 4-4.5 साल का, यहाँ पे 1 साल की इंटर्नशिप है और इंटर्नशिप में आपको पैसा भी मिलता है। और उसके बाद क्या होता है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में देखें तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आईआईटी है उसमें भी ऐसा नहीं कि लोग केवल आईआईटी करके ही रह जाते हैं। काफ़ी लोग जो लाइफ में और आगे जाना चाहते हैं, अच्छा काम करते हैं, वो एमएस भी करते हैं। ठीक है, वो एमएस भी करते हैं, कुछ लोग एमबीए करते हैं, कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज़ में जाके पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई वहाँ भी है 2-3 साल, और लोग इसके आगे भी पढ़ते हैं उसमें। ऐसे ही मेडिकल में आपकी एमडी होती है 3 साल की या एमएस होती है, तो लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। हाँ, मेडिकल में ये है कि मेडिकल में एक सुपर स्पेशलाइजेशन भी होता है जिसको डीएम या एमसीएच बोलते हैं, तो डीएम और एमसीएच में इंसान 3 साल और पढ़ता है। तो अगर फ्रेंकली यहाँ पूछा जाए कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में, तो ऑब्वियसली मेडिकल में पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब नेक्स्ट, बट हार्ड वर्क, जहाँ पे बात आती है हार्ड वर्क की, तो हार्ड वर्क में मेरा मानना है कि दोनों में ही हार्ड वर्क इक्वल है। ऐसा नहीं है कि आईआईटी में आप रोज 1 घंटा पढ़ के बहुत बड़े इंजीनियर बन जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मेडिकल में आपको रोज 5 से 8 घंटा पढ़ना पड़ता है, तो आईआईटी जो कर रहा है ना, जो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको भी रोज कम से कम 5 से 6-7 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो फिर आप आए हो जिस फील्ड में वो पढ़ाई से संबंधित है ना, जो तो पढ़ोगे नहीं तो फिर बनोगे कैसे। तो एक तो ये बात होगी। तो ड्यूरेशन ऑफ स्टडी हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा है डेली आवर्स ऑफ स्टडी। तो डेली आवर्स ऑफ स्टडी में मैं बताता हूँ, मैं अपना बताता हूँ कि मेडिकल में लगभग डेली
मैं 5 से 7 घंटे पढ़ता था। और जो भी एवरेज माइंड का स्टूडेंट होता है ना, वो 5 से 7 घंटे ही पढ़ता है। कुछ स्टूडेंट आप देखोगे मेडिकल में, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे, कुछ लड़के थे बेवकूफ़ टाइप के, 12 12 घंटे पढ़ते रहते थे। वो 12 घंटे ना यार, वो बस अपने को सेटिस्फाइड करते हैं कि हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारा एक ना अटेंशन टाइम होता है, आप अगर 15 घंटे भी पढ़ोगे ना, तो आप कभी देखना उसमें जो आपका जो कंसंट्रेशन, जो आपका जो ब्रेन का जो ओरिएंटेशन रहता है ना, जो आप अच्छे से चीज़ों को समझते हो, वो ना 5 से 8 घंटे ही रहता है। किसी का 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ, तो अगर मेडिकल में आप पढ़ रहे हो एमबीबीएस में, तो 5 से 8 घंटे इनफ है अगर आप डेली पढ़ रहे हो। और उसमें अक्सर हम सैटरडे संडे कम पढ़ा करते थे, क्योंकि वो हम लोग का सॉरी, तो सैटरडे संडे हम लोग थोड़ा कम पढ़ते थे, क्योंकि उसमें हमारा ऑफ होता था, तो हम लोग कहीं घूमने जाते थे, मूवी देखने जाते थे, तो उसमें हम लोग कम पढ़ते थे। जहाँ तक आईआईटी की बात है, मैं काफ़ी सारे आईआईटी के फ्रेंड्स को भी जानता हूँ, उनसे बात की है। तो जो ड्यूरेशन की बात है, डेली ड्यूरेशन की, तो जो अच्छे आईआईटीएंस हैं या अच्छे इंजीनियर्स हैं, जो स्टूडियस हैं, वो लोग भी 5 से 6 7 घंटा लगभग पढ़ते ही हैं। उनके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और वो पढ़ते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग पढ़ते नहीं हैं, ये एकदम गलत बात है। और मैं ऐसे आईआईटीएन को भी जानता हूँ जो कि लोग बहुत कम पढ़ाई करते थे, सारा टाइम मूवी देखते थे, घूमते थे, तो वो उनमें से काफ़ी सारे आईआईटीएन को बिल्कुल भी अच्छी जॉब नहीं मिली। कुछ तो ऐसे हैं जो कि अब टीचर बन चुके हैं, क्योंकि उनको प्राइवेट में उतना अच्छा जॉब मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि उन्होंने उतनी अच्छी पढ़ाई की ही नहीं थी। तो आजकल वो मेडिकल या इंजीनियरिंग की कोचिंग में फिजिक्स या मैथ की टीचिंग दे रहे हैं। तो ये बात आप मान लीजिए कि जो उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते ना, जो अच्छे स्टूडियस नहीं होते, उनकी लाइफ में उनको उतनी अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे आईआईटीएन और एमबीबीएस डॉक्टर्स भी हैं जो कि कोचिंग दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब लोग भी पढ़ने में ख़राब थे। देखिए, कुछ लोगों का ना पैशन होता है बच्चों को पढ़ाना। तो काफ़ी सारे आईआईटीएंस हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, अपने जिन्होंने आईआईटी भी बहुत अच्छे से की, बट उनका पैशन था बच्चों को पढ़ाना, तो वो लोग कोचिंग दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन सब कुछ जनरलाइज कर दोगे कि जो भी टीचर है वो खराब ही है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं कि जिन्होंने आईआईटी किया बट वहां पे अच्छे से मेहनत नहीं की, तो उनको आगे उतनी अच्छी जॉब नहीं मिली। अब मैं बताता हूं आपको, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ड्यूटी आवर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, कि आपने आईआईटी कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद ड्यूटी आवर्स कैसे रहते हैं। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग में कम काम करना पड़ता है, मेडिकल में ज़्यादा काम करना पड़ता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त इंजीनियर्स हैं और सबके ड्यूटी आवर्स, डेली ड्यूटी आवर्स 8 से 10 घंटे से कम तो कोई भी काम नहीं करता। उनको अपनी कंपनीज में काम करना ही पड़ता है, वरना उनकी कंपनी उनको नहीं रखने वाली है। इवन कुछ की तो शिफ्ट काफ़ी ख़राब है। कुछ लोगों की शिफ्ट तो रात को 8 बजे से शुरू होती है और सुबह 4 या 5 तक चलती है। तो बताओ, ऐसी शिफ्ट है, मतलब लोगों को हार्डवर्क करना पड़ रहा है। और जहाँ तक मेडिकल की सवाल है, तो मेडिकल में मैं आपको बता दूं कि जो शुरू के जो 4.5 ईयर्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं, उनमें तो कोई इंसान आराम से बस अपनी क्लासेस करता है और रूम पे आके पढ़ता है, कोई टेंशन नहीं होती। इंटर्नशिप में थोड़ा सा हार्डवर्क होता है। रीज़न क्या है कि भाई इंटर्नशिप में आपको ना सीखना होता है, तो सीखने के लिए आपकी डे ड्यूटीज़ भी लगती हैं, नाइट ड्यूटीज़ भी लगती हैं। तो जब भी आप ट्रेनिंग करते हो ना, चाहे वो मेडिकल की ट्रेनिंग हो, चाहे वो आर्मी की ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग हमेशा थोड़ी टफ होती है। तो यहाँ पे एक तो वो टफ है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये जो बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर मेडिकल में बहुत हार्ड ड्यूटी होती है, तो मैं बता रहा हूँ, मेडिकल में ना एक फंडा है, एमबीबीएस एमडी कुछ भी हो, उसमें जो सबसे जूनियर इंसान होता है ना, उसको हमेशा ज़्यादा काम करना पड़ता है। ज़्यादातर ड्यूटियाँ जूनियर्स को ही दी जाती हैं, सीनियर्स थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी रिलैक्स रहते हैं। जैसे मैं अपनी बताता हूँ, जब मैं इंटर्नशिप में था तब हम लोग काफ़ी काम करते थे। जब मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जब मैं जेआर शिप में आया, देखिए जेआर शिप में उतनी दिक्कत नहीं है। जेआर शिप में ना आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना होता। जेआर शिप में डेली के 8 आवर्स ड्यूटी फिक्स है, वही करनी है। और जेआर शिप में अगर आपके पास ऑप्शन होते हैं, अगर आप इमरजेंसी में काम करते हो तो वहाँ थोड़ा क्या बोलते हैं हार्डवर्क ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पेशेंट लोड ज़्यादा होता है। बट आप अगर चाहते हो कि आपको रिलैक्स जेआरशिप चाहिए, तो मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया भी है कि आप रेडियोथेरेपी ज्वाइन कर लो, आप पैथोलॉजी ज्वाइन कर लो, आप लैब ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है, 3 4 5 घंटे का ही बस काम रहता है। उसके बाद देखा जाए, जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली, जेआरशिप हो गई, उसके बाद आप जब एमडीएमएस में आते हो ना, तो एमडीएमएस जब पोस्ट ग्रेजुएशन आप ज्वाइन करते हो, तो एमडीएमएस में क्या होता है कि आपके 3 साल का कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो जो फर्स्ट ईयर में होता है ना, जो एडमिशन लेता है वो सबसे जूनियर होता है, तो सबसे हार्ड ड्यूटीज़ ना फर्स्ट ईयर वाले की ही लगती हैं। जो फर्स्ट ईयर में होता है उसी को थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है।
जबकि जैसे कि मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो सबसे जो टफ ड्यूटीज़ थी मेरी फर्स्ट ईयर में थी, बट एक बार फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद जब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आता है ना, तो बहुत ही रिलैक्स हो जाती है लाइफ, उतना काम नहीं करना पड़ता उसमें। तो मैं आराम से सेकंड और थर्ड ईयर में तो हम मुश्किल से मतलब ओपीडी खत्म करते थे 9 से 1 या 2 तक, उसके बाद सीधा अपना रूम पे जो हमारा फर्स्ट ईयर है वो काम करता था, और कोई दिक्कत आती थी तो हम लोग जाते थे, ऑन कॉल रहते थे, फिर ओटी किया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपकी सबसे जूनियर जो रहता है ना उसी का काम रहता है, उसके सेकंड ईयर थर्ड ईयर में उतनी दिक्कत नहीं रहती। हाँ, कुछ चीज़ें हैं ध्यान देने वाली कि जैसे अगर आप एमडी और एमएस करते हो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में, आप जैसे कि आप पीजीआई में, पीजीआई चंडीगढ़ में हो, या फिर आप एम्स दिल्ली में कर रहे हो, तो वहाँ पे ना पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा रहता है, पेशेंट लोड बहुत दुनिया जहान के पेशेंट आते हैं, तो वहाँ पे हमेशा ड्यूटी आवर्स ना थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। बट उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही ड्यूटी आवर्स बहुत रहेंगे, वहाँ भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थोड़ा ज़्यादा काम करता है, और थर्ड ईयर में आप क्या वहाँ भी रिलैक्स हो जाते हैं, वहाँ पे थर्ड ईयर को फिर कम काम करना पड़ता है। और एक बार आपकी अगर एमडी और एमएस अगर कंप्लीट हो गई, एमडी और एमएस अगर कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद तो आप ज्वाइन करते हो एज अ एसआर, और एसआर में उतना दिक्कत नहीं है। एसआर में आपके फिक्स ड्यूटी आवर्स होते हैं जो कि 8 आवर्स इन अ वीक होते हैं, और नाइट ड्यूटीज़ लगती हैं वो जितने लोग हैं उसके हिसाब से। मैं आपको अपना एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी जहाँ मैं एसआर हूँ दिल्ली में, वहाँ पे जो मुझे ओपीडी करनी होती है, ओपीडी में मैं जाता हूँ 9 बजे जाता हूँ, और 1 बजे तक ओपीडी खत्म हो जाती है, उसके बाद मैं अपना वापस घर आ जाता हूँ, बस उसके बाद मैं पूरा फ्री हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। अगर मैं चाहूँ तो अपना अपने प्राइवेट प्रैक्टिस कर लो, जो करना है करो, वट एवर, फ्री रहो, फैमिली के साथ रहो, तो मैं तो काफ़ी इंजॉय करता हूँ फैमिली के साथ। तो एक तो ये होता है कि 9 से 1 वाली, उस दिन जिस दिन हमारा ओटी होता है तो ओटी भी हमारा 9 से लगभग 2 बजे तक ख़त्म ही हो जाता है, तो वहाँ भी मैं 5 घंटे में फ्री हो जाता हूँ। और मेरी महीने में 2 या 3 नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, तो बस, और जो भी नाइट ड्यूटी होती है उसके नेक्स्ट डे मेरी ऑफ होती है क्योंकि मैंने नाइट ड्यूटी की है। तो आप देख लीजिए इस तरीके की ड्यूटी एसआरशिप में लगती हैं। तो अब देखो, बट मेरी जो सैलरी है, मेरी सैलरी है 1.2 लाख, तो बट मैं 1.2 लाख में अभी खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यहीं मैं सोचूं कि यार मुझे और 2-2.5 लाख कमाने एक्स्ट्रा, तो मैं क्या करूंगा, मैं ड्यूटी खत्म होने के बाद बाहर काम करूंगा, प्राइवेट में काम करूंगा, दुनिया जहान में इधर उधर पेशेंट देखूंगा, तो मैं खुद को और थका लूंगा। तो यहाँ पे वही है कि अगर आपकी पैसे की भूख बढ़ेगी, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी ना, तो आपको फिर तो आप ज़्यादा हार्डवर्क करोगे ही करोगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना पैसा चाहिए और कितना हार्डवर्क करना है। भाई मेरा मानना ये है कि ठीक है, अभी हम लोग एसआरशिप कर रहे हैं, अभी 1.2 लाख मिल रही है, धीरे धीरे हम लोग और सीनियर बन जाएंगे, फिर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी चलाएंगे, तो पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा ही, इससे कम तो होने वाला नहीं होना। और आगे 2-3 साल में मैं बता रहा हूँ आपको लिख के, 4 से 5 लाख रुपए तो कोई भी एसआर आराम से कमा ही लेता है उसके बाद। तो इसलिए ये इंसान की ना एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है कि वो करना क्या चाहता है। उसके बाद मैं बता दूं आपकी नेक्स्ट हम लोग चीज़ डिस्कस करेंगे सैलरी। तो सैलरी की जहाँ तक बात है, तो देखिए कुछ लोग बोलते हैं, जैसा कि उसमें मैसेज में लिखा था कि मेडिकल के बाद 30 से 40 हज़ार रुपये की ही सैलरी मिलती है। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल झूठ है जिसने भी लिखा है। मैंने जब फर्स्ट जेआरशिप भी ज्वाइन की थी ना, तब भी मेरी सैलरी एम्स में 78,000 थी। 78,000 से सैलरी मुझे कभी कम नहीं मिली। और लगभग मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी ज्वाइन किया, तो मैं हमेशा 1.2 लाख से लेके 1.5 लाख आराम से दिल्ली में कमा लेता था, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हाँ, हर स्टेट में सैलरी सेम नहीं है। देखिए बिहार में अगर जाओगे तो बिहार में जेआर की सैलरी 60,000 पर मंथ के आसपास है, वहीं गुजरात में 50,000 पर मंथ के आसपास है। और साउथ इंडिया में मैं मानता हूँ, साउथ इंडिया में मेरा उतना एक्सपोजर नहीं है, बट जितना मैंने सुना है साउथ इंडिया में सैलरी कम है। बट ये जो स्टेट है, उत्तराखंड हो गया आपका, यूपी हो गया आपका, बिहार हो गया आपका, दिल्ली हो गया आपका, यहाँ पे सैलरी कंपैरेटिवली अच्छी है। तो अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए तो आप दिल्ली में जॉब कर लो, यूपी में जॉब कर लो, उत्तराखंड चले जाओ, वहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट पे भी अच्छी अच्छी जॉब मिल रही है। तो सैलरी इतनी भी कम नहीं है। और जहाँ तक आईआईटी की सवाल है, मैं ऐसे आईआईटीएंस को भी जानता हूँ जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा कोई भी आईआईटीएन नहीं होगा कि जिसको निकलते ही 10 लाख रुपए पर मंथ मिलने मतलब मिलने शुरू हो जाते हैं। उन लोगों की सैलरी भी कम ही से शुरू होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सैलरी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप ऐसे आईआईटीएन भी देख लोगे जो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, आप ऐसे आईआईटीएन भी देख लोगे जो कम पैसा कमा रहे हैं, आप ऐसे डॉक्टर भी देख लोगे जो बहुत ज़्यादा लाखों में कमा रहे हैं, और ऐसे डॉक्टर भी देख लोगे जो कम कम पैसे कमा रहे हैं। तो दोनों ही फील्ड में दोनों टाइप के लोग हैं। बट हाँ, मैंने एक बात हमेशा देखी है कि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है और जिन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल रही, जो परेशान रहते हैं। बट मेरे पास आज तक कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं आया ऐसा जिसको कि जॉब नहीं मिल रही हो और जिसको 1 लाख रुपए से कम पैसे मिल रहे हों। ये मैंने कभी नहीं देखा। आज तक मुझे किसी एमबीबीएस डॉक्टर ने फ़ोन नहीं किया कि सर मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मेरे पास पैसे की कमी हो गई है और मुझे अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा। मैंने यहाँ नॉर्थ इंडिया में कभी नहीं सुनी ये बात। बट हाँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि
कुछ लोगों के बच्चे इंजीनियरिंग कर चुके हैं, उनकी अच्छी जॉब नहीं लग रही, तो वो लोग बोलते हैं सर कहीं जान पहचान है तो बात कर लो, जॉब लगवा दो किसी फैक्ट्री में। तो इस तरीके की चीज़ें तो मैंने अपनी लाइफ में फेस की हैं। तो ये सैलरी वाला पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर होती है लाइफस्टाइल। तो देखो लाइफस्टाइल में बता दे रहा हूँ कि दोनों की ही लाइफस्टाइल अलग है। ऐसे इंजीनियर्स भी होते हैं जो बहुत कूल लाइफस्टाइल जीते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। ऐसे इंजीनियर्स भी होते हैं जो बहुत टेंशन में रहते हैं, जो बोलते हैं कि यार हमारी सैलरी उतनी नहीं बढ़ रही, हमें दिक्कत हो रही है। और जहाँ तक डॉक्टर्स की लाइफस्टाइल का सवाल है, तो मैंने एक बार जब आप एसआरशिप में घुस जाते हो या अगर आप एपी बन जाते हो तो फिर लाइफस्टाइल हमेशा अच्छी ही रहती है। अब जैसे मेरी लाइफस्टाइल है, 9 to 1 जाता हूँ, उसके बाद आराम से अपना फ्री हो जाता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ लोग जानते पहचानते हैं, पुलिस वाले जानते हैं, सब डॉक्टर साहब करके बोलते हैं, कोई दिक्कत कभी नहीं होती है। इवन मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं एक पेट्रोल पंप पे गया था अपनी गाड़ी में तेल डलवाने के लिए। एक बंदा आया, उसने सडनली मेरे पैर पकड़ लिए। वो इतना मुझे थैंक्स बोलने लगा कि सर आपने मेरा हाथ जोड़ दिया, मेरा हाथ टूट गया था। तो उस पेट्रोल पंप पे सब लोग खड़े होकर मुझे देखने लगे। और अब जब भी मैं उस पेट्रोल पंप पे जाता हूँ, उसका पूरा स्टाफ मुझे इतनी रिस्पेक्ट देता है, मैं बता नहीं सकता आपको। तो लाइफ स्टाइल की जहाँ तक बात है ना यार, वो डिपेंड करता है। तो यही वो चीज़ होती है, जैसे जो मेरे इंजीनियर्स दोस्त जब मुझसे मिलते हैं तो बोलते हैं यार तेरे को हर कोई जानता है, तेरे को हर कोई रिस्पेक्ट देता है, ज़्यादातर लोग जानते हैं। हम लोग के साथ वो नहीं है। तो देखिए हर चीज़ ना एक कॉस्ट पे आती है। तो यहाँ पे हमने मेडिकल में पढ़ाई भी ज़्यादा की, तो अब और चीज़ें भी है। जैसे पहले मैं बहुत पढ़ता था, बहुत बिजी रहता था, बट अब मैं उतना बिजी नहीं रहता, और अब मैं उतना पढ़ता भी नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुका हूँ। तो यही चीज़ें हैं। इसलिए आप ना आईआईटी और जो एमबीबीएस या एमडीएमएस है उसको ना सही से कंपेयर कीजिए, जैसा कि मैंने इस वीडियो में कंपेयर किया है। और सबसे पहले अपने इंटरेस्ट पे ध्यान दीजिए। अगर इंटरेस्ट आपको जिस चीज़ में, फिर आप उसमें जाइए। मैं ये कभी नहीं बोलूँगा आईआईटी खराब है, इंजीनियरिंग खराब है। हर चीज़ ज़रूरत है। जैसे हमें डॉक्टर्स चाहिए अपनी सोसाइटी में, ऐसे हमें इंजीनियर्स भी तो चाहिए। बिना इंजीनियर्स के भाई मशीन्स कैसे बनेंगी, सारा फैक्ट्रीज कैसे वर्क करेंगी। तो हर किसी का समाज में एक जगह है। एमबीबीएस डॉक्टर एमडीएमएस जितना ज़रूरी है, उतना ज़रूरी आईआईटीएन इंजीनियर्स भी हैं, नर्सिस भी हैं, हर कोई मजदूर भी है, सब्जी वाला भी है। हर कोई हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। अगर हम सबको जीना है अच्छे से तो सबको मिल के काम करना होता है। ऐसे ही अगर आप डॉक्टर्स को क्रिटिसाइज़ करते रहोगे कि भाई क्या बोलते हैं डॉक्टरी में पैसा नहीं है, तो क्या इसका मतलब हर कोई डॉक्टर बनना छोड़ देगा? आप नहीं बनोगे कोई बात नहीं, पर कोई ना कोई डॉक्टर ज़रूर बनेगा। सोसाइटी को डॉक्टर्स की ज़रूरत भी है। तो इस तरीके से गलत कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और मैं हमेशा बता रहा हूँ, जो लोग फ्रस्ट्रेटेड है ना, उन लोगों से कभी एडवाइस मत लेना। जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, चाहे वो फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर हो, चाहे वो फ्रस्ट्रेटेड डॉक्टर हो, उससे कभी एडवाइस मत लेना। फ्रस्ट्रेटेड इंसान आपको हमेशा गलत एडवाइस देगा। आप खुद से सोचो। और एक बार जब आप एडमिशन ले लेते हो ना, चाहे आप आईआईटी में लो, चाहे आप इंजीनियरिंग में लो, चाहे आप मेडिकल में लो, वहाँ ना दिल से पढ़ो, खूब काम करो, मेहनत करो और अच्छे बनो। आपका काम अच्छा होना चाहिए। तो मेरे पास ना कुछ एग्जाम्पल भी हैं, मैं बताता हूँ। मेरे जब मैं एमबीबीएस में था तो वहाँ एक मेरा फ्रेंड था। तो वो जो मेरा फ्रेंड था, उसने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था दिल्ली में। और वो किस ब्रांच में किया था? एरोनॉटिक्स के अंदर। और एरोनॉटिक्स के अंदर काफ़ी कम सीट्स होती हैं, फिर भी उसने काफ़ी पढ़ाई करके एंट्रेंस निकाला और उसको वहाँ पे मिला। बट 1 साल के अंदर ही ना उसका वहाँ पे मन नहीं लगा, तो उसने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। उसने आके मेडिकल की तैयारी की और फिर मेरे साथ एमबीबीएस ज्वाइन किया। तो देखिए उसको अच्छी ब्रांच मिली थी एरोनॉटिक्स इंजीनियर में, फिर भी उसका मन नहीं लगा, तो वो एमबीबीएस में आ गया। और एमबीबीएस में नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। उसने एमडी भी कर ली, बड़े अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे उसका इंटरेस्ट आया, उसको नहीं था वहाँ पे इंटरेस्ट, वो चला गया। ठीक है, पता नहीं कैसे उसने एंट्रेंस निकाला, चला गया, उसके घर वाले बोले, बट फाइनली वो आया मेडिकल में। ऐसे ही मेरे साथ एक फ्रेंड था, वो एमबीबीएस कर रहा था। मैं देखता था कभी भी उसका मन नहीं लगता था, तो उसने ना एमबीबीएस बीच में छोड़ दी। उसने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया और इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम निकाल के वो फिर अपना इंजीनियरिंग करने लगा। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी देखने में आती है कि कभी कभी किसी लोग को ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, तो जब इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें अच्छा कर भी नहीं पाओगे। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी इंटरेस्ट, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। और देखिए, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाओ, चाहे आप आईआईटी में जाओ, चाहे आप डॉक्टर बनो, आप अगर अच्छे से हार्डवर्क करोगे ना, तो आप जो भी बनोगे आप अच्छे ही बनोगे। तो देख लेते हैं और इसमें कुछ बाकी तो नहीं छूट गया। तो हाँ, एक इसमें पॉइंट है कि इन्होंने बोला कि डॉक्टर जो है 35 साल तक अपनी पढ़ाई पूरी करता है। ये भी देखिए हर तरीके से ये बात सही नहीं है। मैं ऐसे काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे जिन्होंने 17 से 18 साल की उम्र में एमबीबीएस में एंटर किया, और उन्होंने लगभग 28 से 30 साल की उम्र तक उन लोगों की एमडी, एमएस, एमसीएच सब हो गई। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रॉप दोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रॉप दोगे तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन लेट होगा। फिर आप उसके बाद पीजी में भी ड्रॉप दोगे तो ऑब्वियसली फिर आप लेट ही डॉक्टर बनोगे। बट अगर आप तुरंत तुरंत सारी चीज़ें निकालते जाओगे, जैसे ना एमबीबीएस निकाल लो, एमबीबीएस के बाद फिर ना फिर ये मत करो कि
बहुत ज़्यादा ड्रॉप दे रहे हो, अगर आपको जैसे ऑर्थो चाहिए, ऑर्थो नहीं मिल रहा है, आपको ईएनटी मिल रहा है तो ईएनटी ले लो। अरे क्या दिक्कत है, सभी डॉक्टर ठीक होते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जहाँ आप ज़्यादा ड्रॉप देने लगोगे ना, जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी कि मैं एमबीबीएस के बाद अच्छी ब्रांच में एमडीएमएस करूँ, अच्छी ब्रांच कुछ नहीं होती, सारी ब्रांचेज अच्छी होती हैं। तो जब भी आप ड्रॉप ज़्यादा दोगे तो ऑब्वियसली आपकी एज बढ़ जाएगी। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कोई 40 साल में भी डॉक्टर बनता है, बट अगर वो खुद से सेटिस्फाइड है तो दिक्कत क्या है, बनने दो ना यार, वो उसकी प्रॉब्लम है, आप उसको जनरलाइज क्यों कर रहे हो उन सब चीज़ों को। तो मेन फंडा ये है कि आपको ना खुद से सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो अगर आप चाहते हो डॉक्टर बनना, चाहे वो आप 25 साल की उम्र में बन जाओ, चाहे 35 साल की, चाहे 40, अगर आप खुद से सेटिस्फाइड हो तो कोई भी इशू नहीं है। वरना मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है और आज भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने एमबीबीएस एमडी किया है, वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो दोनों ही फील्ड में दोनों टाइप के लोग हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।